हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोग की ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की 200 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें पार्ट 1 हम लोगों ने सॉल्व किया था, जिसमें कि 20 क्वेश्चंस देखे थे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रही हूँ। ज़रूर से ये पूरे 200 क्वेश्चंस की सीरीज को देखिएगा, आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। और भी किसी सब्जेक्ट को अगर आपको एमसीक्यूज वीडियो चाहिए हो तो सब्जेक्ट का नेम ज़रूर से कमेंट कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। और इसमें हम 21 क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि हमारे 20 क्वेश्चंस तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट हो चुके थे, तो ये 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द टेंडेंसी फॉर इंडिविजुअल टू एक्सपेंड लेस एफर्ट व्हेन वर्किंग कलेक्टिवली देन व्हेन वर्किंग इंडिविजुअली इज कॉल्ड। सामूहिक रूप से काम करते समय व्यक्तिगत रूप से काम करने की तुलना में कम प्रयास करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? ग्रुप थिंक है, सोशल लोफिंग है, सोशल फैसिलिटेशन है, ग्रुप शिफ्ट है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि सामूहिक रूप से, यानी कि जब आप इंडिविजुअल वर्क करते हैं, एक आप जो कलेक्टिवली कई लोग मिल करके, ग्रुप जो होता है मिल करके जो काम कर रहा होता है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जब आप ग्रुप में काम कर रहे हैं, उसकी तुलना में जब आप व्यक्तिगत इंडिविजुअल काम करते हैं तो आप कम प्रयास कर रहे हैं। यानी कि ग्रुप में आप थोड़ा सा एफर्ट अपना कम डाल रहे हैं, और इंडिविजुअल जब आप काम करते हैं तो एफर्ट आप ज़्यादा डालते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम सोशल लोफिंग कहते हैं। कई का आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब ग्रुप में होता है, तो एक तो आपका अलग से, कुछ लोगों में ये चीज़ होती है कि मेरा अलग से नाम हो, तो वो इंडिविजुअल जब काम करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट देते हैं, ग्रुप में कम देते हैं। और कभी-कभी ये भी होता है कि ग्रुप में हम ये सोचते हैं कि हम ही सारा काम क्यों करें, दूसरा व्यक्ति करे, या और भी बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा सोशल लोफिंग। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर? निम्नलिखित में से कौन सा संगठनात्मक संस्कृति का एक संरचनात्मक निर्धारक है? पर्सनालिटी ऑफ एम्प्लॉयज, कर्मचारियों का व्यक्तित्व, सेरेमनीज आर एंड रिचुअल्स, समारोह और अनुष्ठान, सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण, इंडिविजुअल मोटिवेशनल लेवल्स यानी कि व्यक्तिगत प्रेरणा स्तर। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा संगठनात्मक संस्कृति का एक संरचनात्मक निर्धारक है, यानी कि स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेंट है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? कल्चर में बात यहाँ पे की जा रही है कि कौन डिटरमाइन करता है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को। तो यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन की बात की जा रही है कि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, विकेंद्रीकरण में जब सारी ही चीजें, चाहे वो पावर की बात हो या बाकी चीजें, एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित ना होकर के फैला दी जाती हैं, अलग अलग लोगों में दे दी जाती हैं। और केंद्रीकरण का मतलब होता है कि जब एक ही के पास सारी शक्ति हो जाती है, जैसे कि इंडिया में है, यहाँ के गवर्नमेंट में क्या है, स्टेट्स हैं, स्टेट्स में अपने अलग-अलग सीएम हैं, और जो सेंटर का है वहाँ पर पीएम होगा। तो अलग-अलग भी इंडिविजुअली भी सब काम अपने अलग-अलग करते हैं, सबके पास पावर है। और लेकिन कुछ ऐसे देश आपको मिलेंगे जहाँ पर जो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है, वही सब कुछ होगा। तो सारी पावर उसी के हाथों में सेंट्रलाइज़ हो जाती है। तो यही चीज़ आपकी एक ऑर्गनाइज़ेशन में भी होती है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट है। अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी refers to the belief that, ब्लूम के प्रत्याशा सिद्धांत के अनुसार जो साधनशीलता है, इस विश्वास को संदर्भित करती है कि एफर्ट विल लीड टू गुड परफॉर्मेंस, प्रयास से अच्छा प्रदर्शन होगा, परफॉर्मेंस विल लीड टू स्पेसिफिक आउटकम, प्रदर्शन से एक विशिष्ट परिणाम प्राप्त होगा, द आउटकम इज हाईली अट्रैक्टिव, परिणाम अत्यधिक आकर्षक है, द टास्क इज कम्प्लीटली इम्पॉसिबल, कार्य पूरी तरह से असंभव है। तो जब हम ब्लूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो साधनशीलता है वो क्या होगी कि परफॉर्मेंस विल लीड टू अ स्पेसिफिक आउटकम, जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं उससे एक विशिष्ट परिणाम प्राप्त होगा। हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उससे एक हमारा जो आउटकम होगा वो स्पेसिफिक आउटकम होगा। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। A manager who possesses the ability to understand, connect with the and motivate others has high dash skills. एक प्रबंधक जिसके पास दूसरों को समझने, उनसे जुड़ने और उन्हें प्रेरित करने की क्षमता है, उसके पास उच्च किस तरह का कौशल है? मेनली ये बात हो रही है। टेक्निकल है, कॉन्सेप्चुअल है, ह्यूमन है, इंटरपर्सनल या फिर एनालिटिकल है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है कि जो मैनेजर होता है वो क्या है, दूसरों को अंडरस्टैंड कर पाता है, इज़िली उनसे कनेक्ट कर पाता है, उन्हें मोटिवेट कर पाता है, इन्फ्लुएंस कर पाता है। तो उसमें किस तरह की ये स्किल है? तो ये उसकी ह्यूमन या फिर इंटरपर्सनल स्किल कहलाएगी, जिससे कि वो इज़िली कनेक्ट कर पाता है लोगों के साथ। टेक्निकल में तो ये है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी नॉलेज है चीज़ों के बारे में, जो टेक्नोलॉजी है उसकी। वैचारिक है थोड़ा-सा
चीज़ों को अच्छी अलग तरह से देख पाता है, समझ पाता है, दूरदर्शी है तो वो सब आपका कॉन्सेप्ट में आ जाता है। एनालिटिकल है तो प्रॉब्लम सॉल्व करना का क्या उसका मेथड रहता है, बहुत हर तरह से सोचता है, चीज़ों को एनालाइज़ करता है। यहाँ पर जो लोगों से जुड़ने की बात हो रही है, तो यहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर को समझने की बात हो रही है, तो उसमें ह्यूमन या इंटरपर्सन हो जाएगा। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which personality trait describes someone who is responsible, dependable, persistent and organized? कौन सा व्यक्तित्व लक्षण किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन करता है जो जिम्मेदार है, भरोसेमंद है, दृढ़ और संगठित है? एक्स्ट्रावर्जन है या फिर ओपननेस टू एक्सपीरियंस है, या फिर कंसाइडनेस है या फिर इमोशनल स्टेबिलिटी है? तो यहाँ पर एक पर्सनालिटी का जो एक लक्षण होता है या फिर एक ट्रेट जो होता है उसकी बात की जा रही है जिसमें कि वो व्यक्ति क्या है बहुत रिस्पॉन्सिबल होगा, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, भरोसेमंद है, परसिस्टेंट है, दृढ़ है, डिटरमाइन है, ऑर्गेनाइज्ड है, तो क्या है उसकी कर्तव्य निष्ठा में आता है। एक आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the process of dividing an organization into distinct units of departments based on functions or products is called। कार्यों या उत्पादों के आधार पर किसी संगठन को अलग-अलग इकाइयों या विभागों में विभाजित करने की प्रक्रिया कहलाती है। स्पेशलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको डिवाइड किया गया यूनिट्स में और उसके बाद उनकी यूनिट्स की भी सब यूनिट्स होंगी, वो फंक्शन करेंगे अलग-अलग। तो वो प्रोसेस क्या है उसको कहा जाता है डिपार्टमेंटलाइजेशन, विभागीकरण कहा जाता है। क्योंकि आज के टाइम में क्योंकि जो प्रोडक्शन है काफ़ी लार्ज स्केल पर हो रहा है, तो एक ही मैनेजर जो है उसके कंट्रोल में नहीं हो पाएगा कि वो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर पाए। तो अलग-अलग डिपार्टमेंट बाँट देगा, उस डिपार्टमेंट के हेड होंगे या आवश्यकता होती है तो वहाँ पर जनरल मैनेजर होता है, फिर मैनेजर होता है, उसके नीचे सुपरवाइज़र होता है, जिससे कि काम को और आसानी से किया जा सके। तो वो सब क्या हो जाएगा डिपार्टमेंटलाइजेशन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट है, what refers to the number of subordinates a manager can efficiently and effectively direct? एक प्रबंधक कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से कितने अधीनस्थों को निर्देशित कर सकता है, यह संख्या क्या कहलाती है? चेन ऑफ कमांड है, स्पैन ऑफ कंट्रोल है, यूनिटी ऑफ कमांड है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है। तो एक मैनेजर के अंडर में कितने सबॉर्डिनेट हो सकते हैं जिनको डायरेक्ट करेगा, उस चीज को क्या कहा जाता है? वो स्पैन ऑफ कंट्रोल कहलाती है, नियंत्रण का दायरा कहलाता है। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी है और ये मैनेजमेंट में काफी इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट काफ़ी हद तक जो दोनों चीज़ें जो आपस में जुड़ी हुई हैं, तो बहुत से क्वेश्चंस कभी-कभी उससे भी पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर का आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, हैलो इफेक्ट इज़ अ परपेचुअल डिसॉर्टेशन वेयर। हैलो इफेक्ट जो है वो एक अवधारणात्मक प्रकृति है जहाँ वी जज समवन बेस्ड ऑन आवर परसेप्शन ऑफ द ग्रुप दे बिलोंग टू। हम किसी को उसके समूह के आधार पर रखते हैं। अ जनरल इम्प्रेशन इज ड्रॉन अबाउट एन इंडिविजुअल बेस्ड ऑन अ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक। एकल विशेषता के आधार पर व्यक्ति के बारे में एक सामान्य धारणा बनाई जाती है। यही वाला करेक्ट हो जाएगा कि इसमें इफ़ेक्ट में क्या होता है कि कभी-कभी किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया किसी चीज़ में, तो वो हमारे माइंड में वो चीज़ बैठ जाती है कि हाँ, एक ध्यान में रहता है कि हाँ, ये व्यक्ति बहुत अच्छा ये काम कर सकता है। तो वो क्या है, अ जनरल इंप्रेशन इज़ ड्रॉन अबाउट एन इंडिविजुअल बेस्ड ऑन अ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक, किसी एक अंग की। कभी-कभी होता है जैसे आप मैच में ही देखते हैं क्रिकेट मैच में कोई बैट्समैन बहुत अच्छा खेलेगा या बॉलर है, आपने वैसे तो नहीं जानते उसके बारे में, आपने एक ही मैच उसका देखा लेकिन उसने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया। तो आपके ज़हन में रह जाता है, ध्यान में रह जाती है वो चीज़। तो वही एक बात की किसी एक टाइम की या उसकी एक क्वालिटी जो आपके दिमाग में बैठ जाती है, उसको ही क्या कहते हैं, हैलो इफ़ेक्ट बोलते हैं। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू मैकक्लेलैंड्स थ्योरी ऑफ नीड्स, द डिज़ायर फॉर क्लोज़ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इज़ द। मैकक्लेलैंड की आवश्यकताओं के सिद्धांत के अनुसार करीबी अंतर्वैयक्तिक संबंधों की इच्छा कहलाती है। नीड फॉर अचीवमेंट है, पावर है, एफिलिएशन है, ऑटोनॉमी है। तो मेनली इन्होंने 3 चीज़ों की बात करी थी, उपलब्धि की, शक्ति की और संबद्धता की। ये 3 पॉइंट आते हैं इनकी इस थ्योरी में, जो आवश्यकताओं के सिद्धांत है इनकी थ्योरी ऑफ नीड्स है, मैकक्लेलैंड की थ्योरी है। इसमें जो ये कह रहे हैं कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो किस में जाएगी, तो सिंपल सी बात है एफिलिएशन संबद्धता में जाएगा। एक आंसर हमारा ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, in a Johari windows, the quadrant that constant information knows to others but unknown to wireless is called। जो जोहारी विंडो है में वह चतुर्थांश इसमें वह जानकारी होती है जो दूसरों को ज्ञात होती है लेकिन स्वयं को अज्ञात होती है कहलाता है। ओपन एरिया, ब्लाइंड स्पॉट, हिडन एरिया, अननोन एरिया।
यहाँ पर कह रहा है कि अ, वो वाला स्पॉट या फिर वो वाला जो है क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन नोन टू अदर्स, वो इंफॉर्मेशन जो दूसरे तो जानते हैं, वह जानकारी होती है जो दूसरों को ज्ञात होती है लेकिन हम स्वयं को अज्ञात, हम खुद नहीं जानते। तो उसको क्या कहते हैं? उसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें 4 चीज़ें आती हैं मेनली, आपने खुद ने पढ़ी होंगी। Which type of conflict occurs between two different departments of or terms within an organization? संगठन के भीतर दो अलग-अलग विभागों या टीमों के बीच किस प्रकार का संघर्ष होता है? इंटरपर्सनल होता है, इंट्रापर्सनल होगा, इंटरपर्सनल होगा, इंटरग्रुप होगा, इंट्राग्रुप होगा। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस में करवा भी चुकी हूँ मैं आप लोग को, जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें। कि यहाँ पर संगठन के भीतर 2 अलग-अलग विभाग या टीम में हो रहा है। तो वहाँ पर था कि 2 अलग-अलग व्यक्तियों में हो रहा है। ये क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर 2 अलग-अलग विभाग, डिपार्टमेंट और टीम्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। और किसी एक ही ग्रुप के अंदर होगा अगर कॉन्फ्लिक्ट तो वो उसे हम इंट्रा ग्रुप कहेंगे। यानी कि ए और बी 2 ग्रुप हैं। अब इन 2 ग्रुप के बीच में हो रहा है अगर तो वो आपका इंटर ग्रुप कहलाता है। लेकिन अगर ग्रुप ए के बीच में ही आपस में ही जो लोग हैं, अगर 3, 4, 5 लोग हैं, इन लोगों के बीच में आपस में हो रहा है तो वो इंट्रा ग्रुप कहलाता है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस को ध्यान में रखिएगा। अगर किसी एक ही व्यक्ति के 2 व्यक्तियों के बीच में हो रहा है तो इंटरपर्सनल हो जाएगा। व्यक्ति अपने आप में ही किसी चीज़ों को लेकर के जो है प्रॉब्लम में है, कॉन्फ्लिक्ट उसके मन में चल रहा है, तो वो इंट्रापर्सनल हो जाता है। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, कोई भी पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट आ जाएगा अ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ब्रेक्स डाउन व्हिच क्लासिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। एक मैट्रिक्स संगठनात्मक संरचना प्रबंधन के किस शास्त्रीय सिद्धांत को तोड़ती है? डिवीजन ऑफ लेबर, यूनिटी ऑफ कमांड, अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, इक्विटी। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ब्रेक्स डाउन व्हिच क्लासिकल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पर जो प्रबंध के सिद्धांत हैं, तो यहाँ पर कौन से वाले जो शास्त्रीय प्रबंध के सिद्धांत हैं, जो पुरानी विचारधारा है उसकी बात की जा रही है। कौन-सी हो जाएगी? यूनिटी ऑफ कमांड। आदेश की एकता जो है वो मैट्रिक्स संगठनात्मक, क्योंकि इसमें क्या होता है जो आदेश होते हैं वो किसी एक से नहीं मिलते। मेन तो होगा, इसके अलावा जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से भी अलग से हेड बुलाया जाता है जो कि आपको हेल्प करता है काम करने में। तो आदेश किसी एक व्यक्ति से नहीं मिलते। तो ये किसको जो है उल्लंघन करती है? आदेश की एकता वाले सिद्धांत का उल्लंघन करती है। चलिए नेक्स्ट है The reinforcement theory of motivation relies heavily on the concept of। अब प्रेरणा का सुदृढ़ीकरण सिद्धांत जो है वो किस अवधारणा पर अत्यधिक निर्भर करता है? कॉग्निटिव गोल्स हैं, इनर नीड्स हैं, रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, मॉडिफाइंग बिहेवियर, एम्प्लॉय इक्विटी, परसेप्शन है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रेरणा का सुदृढ़ीकरण यानी कि जो रीइंफोर्समेंट थ्योरी होती है, पुनर्बलन सिद्धांत भी इसे कहा जाएगा, वो किस अवधारणा पे है? तो वो रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट मॉडिफाइंग बिहेवियर, पुरस्कार और दंड व्यवहार को बदलते हैं। अगर आप पुरस्कार दे रहे हैं तो भी, और दंड, कभी-कभी डर से भी व्यक्ति क्या होता है, उसका बिहेवियर चेंज होता है या मोटिवेट हो सकता है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है एन इंडिविजुअल्स बिलीव दैट दे आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क सक्सेसफुली इज नोन एज। किसी व्यक्ति का यह विश्वास कि वह किसी विशिष्ट कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम है कहलाता है। सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिशिएंसी, लोकस ऑफ कंट्रोल, या फिर मैकियावेलिनिज्म। तो यहाँ पर व्यक्ति का वो भरोसा या खुद पर वो बिलीव कि वो किसी काम को बहुत अच्छे से कर सकता है, क्या कहलाएगा? तो उसे क्या बोलते हैं? उसे आत्म प्रभावकारिता बोलते हैं, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका है कि हाँ, वो चीज़ों को अच्छे से कर पाएगा। चलिए नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ लीडर इंस्पायर्स फॉलोअर्स टू ट्रांसेंड देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट फॉर द गुड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किस प्रकार का नेता अनुयायियों का संगठन की भलाई के लिए अपने स्वार्थों से ऊपर उठने के लिए प्रेरित करता है? ट्रांजिशनल लीडर है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है, ऑटोक्रेटिक लीडर है, ब्यूरोक्रेटिक है। तो ये दोनों तो सीधे-सीधे बाहर हो जाते हैं। और यहाँ पर जो क्योंकि ये दोनों ही क्या होंगे, मेनली नौकरशाही में तो बिल्कुल ही वो रहता है कि आपसे काम, आपको कुछ समझा ही नहीं जा रहा है। निरंकुश में तो अपने अकॉर्डिंग सारा काम कराएगा। ट्रांज़ैक्शनल में लेन-देन संबंधी वाले में व्यवहार की बात यहाँ हो नहीं रही है, तो यहाँ पर बात आ रही है ट्रांसफ़ॉर्म करने की, परिवर्तनकारी करने। तो सही का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा कि आपसे कह रहा है कि अपने स्वार्थों से ऊपर उठो, देश के लिए सोचो। यहाँ पर देश की बात नहीं हो रही है, संगठन की हो रही है। लेकिन आज के टाइम यही है कि आपको अपने स्वार्थों से ऊपर आकर के अपने देश हित में काम करना है, तो देश हित के लिए सोचना चाहिए। सही का आंसर हमारा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट हो जाएगा द स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट वेयर क्लोज रिलेशनशिप डेवलप एंड द ग्रुप डेमोन्स्ट्रेट्स कोहेसिवनेस इज।
समूह विकास का वह चरण जहाँ करीबी संबंध विकसित होते हैं और समूह एकजुटता प्रदर्शित करता है। स्टॉर्मिंग है, नॉर्मिंग है, परफॉर्मिंग है, फॉर्मिंग है। तो यहाँ पर ग्रुप डेवलपमेंट का वो कौन सा स्टेप होता है जहाँ पर लोग आपस में मिलजुल करके काम करते हैं, एकजुटता प्रदर्शित करते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, बहुत आसान सा है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, which of the following is an invisible component of an organization's iceberg model? निम्नलिखित में से कौन सा किसी संगठन के आइसबर्ग मॉडल का एक अदृश्य घटक है? फॉर्मल पॉलिसीज हैं, जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं, इनफॉर्मल वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स हैं, फिजिकल फैसिलिटीज हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सा किसी संगठन के आइसबर्ग मॉडल जो है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, इसमें जो इनविजिबल कंपोनेंट होता है वो कौन सा है? तो वो इनफॉर्मल वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स हैं। अनौपचारिक मूल और अभिवृत्तियां जो आप देख तो नहीं सकते लेकिन वो लोगों के बिहेवियर में दिखती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हो जाएगा, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ स्ट्रेस कॉल्ड द ऑरिजिनेट्स फ्रॉम अनक्लियर एक्सपेक्टेशंस अबाउट अ जॉब रोल? नौकरी की भूमिका के बारे में अस्पष्ट अपेक्षाओं से उत्पन्न होने वाले तनाव के मुख्य स्रोत को क्या कहा जाता है? रोल कॉन्फ्लिक्ट है, रोल एम्बिग्युइटी है, रोल ओवरलोड है, रोल अंडरलोड है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, नौकरी की भूमिका के बारे में, यानी कि जो जॉब रोल है उसके बारे में ऐसी बहुत एक्सपेक्टेंसीज होती हैं जो आपसे नहीं कही जाती हैं लेकिन एक्चुअल में होती हैं। तो उससे रिलेटेड जो तनाव होगा उसके बारे में पूछ रहा है। तो वो आपकी रोल एम्बिग्युइटी हो जाती है, भूमिका अस्पष्टता हो जाती है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आपको क्लियर नहीं होता है चीज़ें कि आपको क्या करना है या क्या नहीं करना। नेक्स्ट है, ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर ओसीबी रिफर्स टू। ओसीबी जो है वो किससे रिलेटेड है, उसका तात्पर्य क्या है? परफॉर्मिंग ओनली रिक्वायर्ड फॉर्मल जॉब ड्यूटीज, केवल आवश्यक औपचारिक नौकरी कर्तव्यों का पालन करना। डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर दैट गोज बियॉन्ड फॉर्मल जॉब रिक्वायरमेंट्स टू हेल्प अदर्स। सुरक्षा से किया गया व्यवहार जो दूसरों की मदद के लिए औपचारिक आवश्यकताओं से परे जाता है। स्ट्राइकिंग आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट पॉलिसीज, नीतियों के खिलाफ हड़ताल या विरोध करना। चेंजिंग जॉब फ्रिक्वेंटली और हायर पे, उच्च वेतन के लिए बार बार नौकरियां बदलना। तो यहाँ पर जो संगठनात्मक नागरिकता व्यवहार है ये बी वाला हो जाएगा, कि सुरक्षा से किया गया व्यवहार जो दूसरों की मदद के लिए औपचारिक आवश्यकताओं से परे जाता है। यानी कि जो एक ऑफिशियल वो था कि इस तरह से ही काम होना है, उस रिक्वायरमेंट को आप छोड़ करके लोगों की हेल्प के लिए भी कार्य करते हैं स्वेच्छा से। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लैक एंड माउंटेन मैनेजरियल ग्रेड evaluates leadership style based on which two dimensions? ब्लैक और माउंटेन प्रबंधकीय ग्रिड जो है किन दो आयामों के आधार पर नेतृत्व शैलियों का मूल्यांकन करता है? टास्क एंड स्ट्रक्चर, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन एंड कंसर्न फॉर पीपल, एम्प्लॉय मैच्योरिटी एंड जॉब कॉम्प्लेक्सिटी, रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि ये जो आपका ब्लैक एंड माउंटेन मैनेजरियल ग्रिड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो इसमें बेस्ड ऑन विच टू डायमेंशन, किस दो तरह के डायमेंशन पे होता है? तो ये प्रोडक्शन और पीपल, इन दोनों पर डिपेंड करता है। कि इसमें 5 तरह की मेनली रहते हैं जो स्टेजेस होती हैं, अलग अलग बताई गई हैं, तो उनके पर होता है। तो इसमें कंसर्न प्रोडक्शन और कंसर्न ऑफ फॉर पीपल दोनों से रिलेटेड हो जाता है। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी है। तो आज की वीडियो में 20 क्वेश्चन यहाँ तक 40 तक आपका कंप्लीट हो गए हैं। 40 क्वेश्चन तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, बाकी क्वेश्चन इसके और पार्ट्स में आएंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और भी जो सब्जेक्ट पर आपको वीडियो चाहिए है तो सब्जेक्ट का नेम जरूर से कमेंट कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।